शिव प्रताप शुक्ला ने आज तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर हलफ ले लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. सिंह ने लोक भवन में नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को हलफ दिलाया। 1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर में पैदा होने वाले शिव प्रताप शुक्ला 4 बार एमएलए, यूपी के वजीर, राज्यसभा मेंबर और मरकजी वजीर रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला अब तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। उनको अब तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुजरा, अरकान पार्लियामेंट, एमएलएज, एमएलसी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम कायदीन, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने आज एक अहम फैसला लिया। इन्होंने बीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को खारिज कर दिया है। दोनों लीडर इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। स्पीकर ने अपने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इन लीडरान की तरफ से पार्टी की तब्दीली का कोई खातिर-खास सबूत नहीं है और साथ ही उन्होंने अपनी रुकनीत बरकरार रखी है। इस तरह स्पीकर ने खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र और स्टेशन घनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर के फैसले का दानम नागेंद्र ने खैर मकदम किया। खैरताबाद के एमएलए के मुताबिक स्पीकर का फैसला आईनी और जमहूरी उसूलों के मुताबिक है। जो असेंबली का स्पीकर जो है हमारे सीनियर काउंसिल जो संघवी साहब और निरंजन रेड्डी साहब एक एफिडेविट बना के मेरा केस को जस्टिफाई करने के लिए स्पीकर के ज्यूरिडिक्शन में मैं कोई भी गलत काम नहीं किया। स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन के परिधि उनके धैर्य में रह के मैं काम किया हूं। तो स्पीकर साहब को हमने एफिडेविट दिया। वो एफिडेविट को जस्टिफाई करने के लिए हम एफिडेविट दिया था। पूरा हमारा एफिडेविट देखने के बाद में स्पीकर साहब एक निर्णय लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और खासकर जो है हमारे सीनियर काउंसिल जो रेड्डी साहब और हमारे संघवी साहब को, निरंजन रेड्डी साहब को, वेंकटेश साहब को मैं थैंक्स बोलूंगा, इसलिए कि उन्होंने बहुत ही उसके सिस्टमेटिकली लीगल पॉइंट्स को सबको जो है उसको जोड़ते हुए स्पीकर साहब को जो एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट को स्पीकर साहब को जो है उसको हमारे एफिडेविट को जो कंसिडरेशन मिला उसके लिए धन्यवाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वजीर आजम मोदी पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना था कि मुल्क के मफादात को किसी के सामने गिरवी नहीं रखा जा सकता। महेश गौड़ ने इल्जाम लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात के मामले में हुकूमत को मुल्क के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। మా హక్కుల్ని ట్రంప్ కు తాకట్టు పెట్టినోడివి ఎందుకు పెడతా ఉన్నాడు? ప్రధానమంత్రి హోదాలున్న వ్యక్తి ఎప్స్టీన్ ఫైల్లో అడ్డంగా దొరికిపోయినాడు కాబట్టి ట్రంప్ జుట్టు పట్టి ఆడిస్తా ఉన్నాడు మరి దేశాన్ని। तेलंगाना के रुकन कानून साज काउंसिल वेंकट बालमुरु ने मुल्क में गैस की किल्लत के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। हैदराबाद में सिविल सप्लाई कमिश्नर को याददाश्त पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि मरकज की खारिज पॉलिसी और बरवक्त मनसूबाबंदी न होने के बायस ईंधन की फराहमी मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि गैस की कमी से होटल, हॉस्टलों और कई सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि गैस की किल्लत के मसले को संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर इक़दामात किए जाएं। जो हमारे भारत देश के विश्वगुरु बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनके जो फॉरेन पॉलिसी के वजह से आज जो तकलीफ उठाना पड़ रहा जनता को एलपीजी के स्केर्सिटी के वजह से, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कमिश्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि इसको प्रॉपर मॉनिटर करे। क्यों बोले तो, और कमिश्नर साहब भी ये बताया कि सप्लाई, प्रोडक्शन, इंपोर्ट और पूरा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता। क्यों बोले तो 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है सेक्शन 3 को अमेंड करके उसमें वेरी क्लियरली ये बताया गया था कि ऑल पब्लिक सेक्टर्स ओएमसी शेल इंश्योर दैट द एलपीजी सो प्रोड्यूस सप्लाइड टू कंज्यूमर्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ओनली। डोमेस्टिक एलपीजी के लिए सप्लाई करने के लिए ऑलरेडी 1955 का एक्ट अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लेटर रिलीज किया था जो पब्लिक डोमेन में भी है।
एक तरफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये बता रहे कि 74 डेज तक हमारे पास एसेंशियल विदाउट एनी स्केर्सिटी अपने पास सप्लाई के लिए है। दूसरी तरफ इस तरीके से एक्ट को अमेंड कर रहे। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की नाकामी है कि वो कर नहीं सक रहे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ये ड्रॉट आया। सो इमीडिएटली वी डिमांड द सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सॉल्यूशन को इमीडिएटली रिजॉल्व करे। बीआरएस लीडर केटीआर ने कहा है कि मुल्क में एलपीजी गैस की किल्लत के बायस तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है और होटल मालिकान को अपने कारोबार बंद होने का खदशा है। इन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ रहे हैं। उनका कहना था कि आलमी तारीख में ज्यादातर जंगें मर्द रहनुमाओं की क़ियादत में हुई, इसलिए दुनिया को अमन के लिए ख़वातीन क़ियादत की ज़रूरत है। There is so much panic in the country right now. Hotel associations are coming to us saying LPG नहीं मिलने वाला है, होटल बंद करना पड़ेगा, etc., etc. There is a panic mode in the country, in India right now as we speak, not just in Iran or Israel or the Middle East. But we are starting to feel the impacts of this mindless war, which was also raised here. But the fact is, when I was listening to these girls, I realized something. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. You know, all the presidents, all the prime ministers, the chiefs, the heads, who are warmongering, I have to say this with utmost candor, have all been men. Have all been men. No women leader in the history of this world has ever taken their nation into a war which led to crimes against women and children. That is a fact of world. It is a fact of matter. खम्मम जिला कलेक्ट्रेट में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर रेवेन्यू पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव शरीक थे। इन्होंने भूदान ज़मीन से मुतासरा 412 मुस्तहिक ख़ानदानों में इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात बनाने के लिए प्लाट्स तकसीम किए। रियासती वज़रा ने बताया कि जिन मुस्तहिकीन के पास पहले से ज़मीन मौजूद है उन्हें मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। इस मौके पर हुकूमत ने कहा कि गरीब खानदानों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम करने और हर मुस्तहिक को अपना घर दिलाने के मकसद से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि रियासती हुकूमत अब तक लाखों इंद्रम्मा मकानात मंजूर कर चुकी है और जल्द ही उन घरों की तामीर का अमल शुरू होगा। इन्होंने बताया कि मुतासरीन के लिए बुनियादी सहूलतों के साथ कॉलोनीज तामीर की जाएंगी और आइंदा दिनों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में घरों के इफ्तिताह का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। రూపాయలతో ఒకటేసారి శాంక్షన్ చేసి ఈ దేశ చరిత్రలోనే రికార్డు స్థాపించినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం. ఇది ఆశావాసి వ్యవహారం కాదు. ఒక్కొక్క ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలతో శాంక్షన్ చేసి ఏదో శాంక్షన్ చేసి ఇల్లు వదిలిపెడతాం, కట్టుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెసులుబాటు ఉన్నప్పుడు డబ్బులు ఇస్తాం అనేటువంటి ఆలోచన కాకుండా ప్రతి వారం శాంక్షన్ చేసిన ప్రతి ఇంటికి పేదవాళ్ళకి డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తూ ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి ప్రజాప్రభుత్వం ఇది. ఈ నెల 1వ తారీఖున ఇదే వేదిక మీద నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా వివరాలు అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నేను స్పందించాను. ఆనాడు సహచర మంత్రులతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి బాధితులు ఎవరైతే నిజమైన లబ్ధిదారులు నష్టపోయారో నష్టపోయిన ప్రతి వారిని ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది అని ఆనాడు 15 రోజుల్లోపే అంటే जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में म्युनिसिपल काउंसिल के इजलास के दौरान साल 2026-27 का बजट पेश किया गया। इजलास में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बजट के मुताबिक म्युनिसिपालिटी की मुतवक्को आमदनी और अखराजात तकरीबन 21 करोड़ 88 लाख रुपये रखे गए हैं, जिसे म्युनिसिपल काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा है कि म्युनिसिपल बजट का मौसर इस्तेमाल करते हुए बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर ध्यान दिया जाए, साथ ही ये कि शहर की तरक्की के लिए अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को बाहमी ताउन के साथ काम करना चाहिए। బడ్జెట్ సమావేశం బడ్జెట్కు సంబంధించి ఈ వార్షిక సంవత్సరానికి మున్సిపల్ ఆదాయము ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలపై మనం ఏ విధమైనటువంటి ప్రాధాన్యతలు అనేటువంటి అంశాలతో పాటుగా మనం ఒక విజన్, ఎందుకంటే కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి పాలక వర్గానికి సంబంధించి స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా నాకు కూడా కొన్ని ఆకాంక్షలు, కొంత ఈ యొక్క మున్సిపల్ను
మీ ఎన్నికైనటువంటి పాలక వర్గానికి మంచి పేరు వచ్చేలా మీరంతా కృషి చేయాలని నేను ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకురావడానికి స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యుడు సహకారం కూడా తీసుకొని మున్సిపల్ అభివృద్ధికి నిధులు తీసుకొని వస్తాం. కానీ మీ అందరూ కూడా